चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है बस इतना सा ख्वाब है। हाय, दिस इज मी के और हम आगे पेवेंट पॉइंट के एक नए और एपिसोड के साथ। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको बोला जाता है गाइड ऑफ इन्वेस्टर। तो कहीं ना कहीं आज के पॉडकास्ट में ढेर सारी बात होने वाली है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन्वेस्टर के टाइप समझेंगे हम, कुछ मिडिल क्लास के लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी गाइड करा जाएगा कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग अपनी कंपनी चला रहे हैं जिनका टर्नओवर 100 CR के आसपास है, उसको वो पैन इंडिया कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्लोबली कैसे एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पैरेलली जो मिस्टर सलील हैं जो आज हमारे गेस्ट हैं, वो केपीएमजी में एवीपी के रोल पे काम कर चुके हैं, स्पेशली इन द इन्वेस्टमेंट डील। तो कहीं ना कहीं उनके पास जो नॉलेज है आज हम शेयर करने वाले हैं कि ऐसे लोग जो केपीएमजी से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि केपीएमजी, डेलॉयट और ईवाई ये बहुत बड़ी फर्म है, ये बहुत पैसे चार्ज करती है। लेकिन आज वो सारा ज्ञान हम सलील जी से लेने वाले हैं और आप सब इस पॉडकास्ट को जरूर देखें और अपनी कंपनी को ग्लोबल एक्सपेंशन पे लेके जाएं। तो चलते हैं मिस्टर सलील के पास। जैसे यस बैंक था, आपने भी बताया, यस बैंक का जो जितना भी पैसा डूबा, जो एक प्राइवेट बैंक था, उसको सरकार ने पैसा दिया और सरकार के पास जो पैसा जाता है वो जाता है इनकम टैक्स से। नहीं तो नहीं तो सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने अपने बैंकों से और दूसरे बैंकों से दिलवाया उधार। एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने एंजल इन्वेस्टिंग कहा तो आप कह लो कि वो एंजल बन गए उसके, कि अब हम आते हैं, हम बैंक को बचाते हैं, हम पैसा जो डालते ये हैं। कमाएगा वो हमें हाँ, रिटर्न तो मिलेगा हम उसका। उससे, एंड वो तो कमा ही रहे हैं क्योंकि उनने 10 रुपये में डाला था, आज शेयर शायद 17 या 20 रुपये है। तो उन्होंने नुकसान नहीं करा गवर्नमेंट ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत स्टेप लिया, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने अपने बैंकों से बोला आओ इसे बचाओ, अपना पैसा लगाओ, इसे रिवाइव करो, फिर ये जो पैसा कमाएगा उससे आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने समय दिया उस इन्वेस्टमेंट को। तो उनके लिए तो अभी 70% रिटर्न बन ही रहा है अगर वो आज की तारीख में बेच दें बैंक को। पर हाँ, हो सकता है वो बैठे रहें, फिर इन्वेस्टर आए, कोई 30 रुपये में खरीद ले वो बैंक, तो उन्हें हो सकता है 200% रिटर्न भी मिल जाए। जैसे एक एंजल इन्वेस्टर बैठता है 200-300% रिटर्न के लिए, ये भी बैठ सकते हैं। इन्हें नुकसान नहीं हो रहा किसी को, एक भी बैंक ने जिसने पैसा लगाया यस बैंक में, उसे नुकसान नहीं है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज की तारीख में जो 10 में खरीदा था आज 17 रुपये है। अच्छा ठीक है, तो बैंक का एग्जांपल हो गया कि बैंक के एंजल बैंक ही बन गए। इधर जो जेट एयरवेज का हुआ था, तो जेट एयरवेज क्यों नहीं बचाया गया? उसमें गवर्नमेंट को बचा के क्या फ़ायदा मिलना है? वो तो कंपनी थी, डूब गई। वो तो ऐसी तो बहुत कंपनियां डूबती हैं, ऐसे हर गवर्नमेंट हर कंपनी को बचाने लगेगी तो उनका पैसा कहाँ से आएगा? और बैंक को गवर्नमेंट ने नहीं बचाया ना, गवर्नमेंट ने बैंकों से रिक्वेस्ट करा कि आप इसमें पैसा डालें, इसे बचाएं। तो आप कह सकते हो एसबीआई ने बचाया। हाँ, एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने बचाया, क्योंकि एसबीआई अपने मन से तो नहीं डालती पैसा, गवर्नमेंट ने बोला इसलिए डाला। पर वो डिसीजन सही था, बिकॉज उसने हमारी फाइनेंशियल सिस्टम की रोबस्टनेस बना के रखी। उसने दिखाया कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, एंड वो बचाने के लिए बैठी है, एंड वो ये भी नहीं चाहती लोगों का नुकसान हो। पर अगर वो हर कंपनी को बचाने लगे तो और वो भी जो फ्रॉड कर रही हैं, तो पता नहीं फिर क्या होगा। फिर तो हर जना अपनी कंपनी बट्टा बिठाने लगेगा और गवर्नमेंट आगे बचाती रहेगी। करेक्ट। और पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास? सो जेट एयरवेज तो, एयरलाइंस तो वर्ल्ड ओवर कहते हैं एयरलाइंस में कभी पैसा मत लगाओ। अभी रिसेंटली आप देखें, अक्सा एयर लॉन्च हुई थी, जो राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टमेंट करके बनाया है, जस्ट बिफोर ही लेफ्ट, आई थिंक, a few months after he launched, or maybe a month, he breathed his last breath, and it had very good reception from the market.
बहुत अच्छा लोगों ने रिसीव करा कि इट इज़ अ वेरी गुड एयरलाइंस, इट इज़ डूइंग वेरी वेल। मैं तो नहीं उड़ा हूँ अक्सा एयर से, बट लोगों से बहुत अच्छा फीडबैक सुना है उसका। पर अभी एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी सुनी कि एकदम से बहुत सारे पायलट्स ने रिज़ाइन कर दिया है, तो वो उड़ नहीं पा रहे हैं। हम्म। सो एयरलाइंस तो एक सबसे डिफ़िकल्ट बिजनेस है, जबकि आजकल तो एयरलाइंस बहुत अच्छा कर रही हैं बिकॉज लोग उड़ रहे हैं फिर से, एंड डबल ट्रिपल पैसा दे के उड़ रहे हैं। क्योंकि कोविड टाइम में लास्ट 2-3 साल एयरफेयर बहुत कम थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं। सो इतने बढ़े हुए एयरफेयर्स में भी चल रही हैं एयरलाइंस, एंड दे आर ग्रोइंग, नए रूट्स खोल रही हैं, नंबर ऑफ और नए प्लेन्स ऑर्डर कर रही हैं। आई थिंक इंडिया इस समय सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है प्लेन्स की। सो फिर भी एयरलाइंस डूब रही हैं बिकॉज बिजनेस आसान नहीं है एयरलाइंस का। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेसेस। लकली इंडिको इज डूइंग वेल, बट एयर इंडिया आप देखिए, गवर्नमेंट की कंपनी थी तो अच्छा नहीं कर रही थी, अब टाटा ने खरीद ली है, तो इट इज़ ट्राइंग टू रिवाइव इट। सो बिजनेस तो बिजनेसमैन के हाथ में है कि वो उसको कैसे मैनेज करे एंड उसको बिल्ड करे। तो आप अपने थोड़ा स्टॉक के बारे में बताइए कि आपका की फोकस कौन कौन से स्टॉक पे रहता है, इंडस्ट्री पे रहता है। सी मैं स्टॉक्स के ज़्यादा नाम तो लेने की नहीं कोशिश करूँगा। क्यों? बिकॉज मार्केट एक तो रेगुलेटेड मार्केट है हमारा। आई हैव टू हैव अ सर्टिफिकेशन बाय सेबी, either of an investment advisor or a research analyst to talk about stocks. बट मैं अपने कुछ प्रिंसिपल्स बता सकता हूँ जिससे लोग सीख सकते हैं, एंड दे कैन एंगेज विद द राइट फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो ऑथराइज्ड हैं सेबी से। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक तो ढूंढूं सेक्टर्स जो अच्छा कर रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले, इनफैक्ट वो तब गलती थी और आज इट्स अ बून। मैंने देखा ये गवर्नमेंट ने एक सीपीएसई ईटीएफ निकाला था जिसमें अराउंड 10 गवर्नमेंट की कंपनीज के शेयर उस फंड में डाले, और फिर वो फंड को बेचा मार्केट को कि आप ये खरीद लो, इंस्टेड ऑफ बाइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी आप ये फंड में पैसा डाल लो। तो एक इंडेक्स ही बना दी सीपीएसई ईटीएफ। सो तब मैंने देखा, पता नहीं मार्केट में जब भी ये न्यूज़ आती थी तो एकदम से शेयर बड़े गिर जाते थे। तो मैंने बोला ये कंपनी में वैल्यू तो बहुत है, तो गिर क्यों रहे हैं? तो मुझे लगा ये होगी मार्केट मैनिपुलेशन, वो चाह रहे हैं सस्ते में ले लें मार्केट, मतलब गवर्नमेंट से माल। हम्म। तो वो एक ट्रांच आया, दो ट्रांच आया, तीन ट्रांच आया, तो शेयर गिरते गए गिरते गए गिरते गए। फिर कोविड-19 आया तो वो और गिर गए। इनफैक्ट बड़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स आई कि प्रोविडेंट फंड ने उसमें पैसा लगाया है, एलआईसी में पैसा लगाया है, वो डूबा हुआ है। आप निकाल के देखिए आज की तारीख में, वो निफ्टी को बीट कर देगा वो इंडेक्स। इट इज़ आउट परफॉर्मिंग निफ्टी बाय अ ह्यूज डिस्टेंस, ह्यूज। क्योंकि वो जो भी थी वो मार्केट की गेम थी। लोग क्यों बेच रहे थे मुझे पता नहीं, या कोविड में ज़्यादा बेच दिया और फिर भी उनको टाइम लगा। आज अगर आप देखें तो लोग पीएसयू स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं जैसे उनमें पता नहीं क्या सोने की खान है उन शेयरों में। बट मैं कहता हूँ एक्चुअली में शायद है, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज, दे आर पीएसयू नवरत्ना कंपनीज, दे हैव सर्वाइव्ड वेरी लॉन्ग साइकिल्स। अगर आप एनटीपीसी देखें, एक शेयर है, आई एम नॉट गिविंग यू एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट आप पढ़ें उस शेयर के बारे में। अगर आप सोचें क्या हम जो हम आज बात कर पा रहे हैं क्या हम एनटीपीसी के बिना कर पाएंगे? ये जो हमारा माइक्रोफोन चल रहा है, अभी लाइट में हम बैठे हुए हैं, हमारा एयर कंडीशनर चल रहा है इस कमरे में, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? एनटीपीसी अगर नहीं बनाएगा ये इलेक्ट्रिसिटी तो क्या हमें मिलेगी? एनटीपीसी बना रहा है, इसलिए मिल रही है, और कंपनी इतने सालों से चल रही है।
पावर ग्रिड है, वो एनटीपीसी को अ, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक पहुंचाने में मदद करता है। पावर ग्रिड दूसरी कंपनी हो गई जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब आप कुछ भी कर लें, क्या ये कंपनियां कभी मर सकती हैं? अगर ये कंपनियां मर गई तो क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? बट इनकी ग्रोथ तो मतलब डिपेंड करेगी, किससे? कंसिस्टेंट हो जाएगा अगर वैल्यू। सपोज मैंने आज स्टॉक लेता हूँ एनटीपीसी का, वो ग्रोथ पे जा ही नहीं रहा है वो, तो फिर तो मेरे पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ी ना। वही तो आपको पढ़ना है कि क्या वो कंपनी ग्रो करने के लिए क्या कर रही है। जैसे ये कंपनी एनटीपीसी मोस्टली कोल पावर प्लांट्स में रही है, कि कोयला खरीदती है, कोयले के प्लांट होते हैं उसमें डालती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो बेच देती है। पर अब वो सोलर पावर में भी जा रही है, जो बहुत लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर है, राइट। अदानी की कंपनी है, अ, उसने खूब अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कुछ सालों में, बिकॉज वो सोलर एनर्जी में डाल रही थी पैसा। अब एनटीपीसी भी डाल रही है, और भी कंपनियां अब डाल रही हैं सोलर एनर्जी में। एंड इंडिया को तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ही ज़रूरत होगी, बिकॉज बिजनेस भी बढ़ रहे हैं, लोगों की इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ रही है, ज़्यादा लोग एसी खरीद रहे हैं, ज़्यादा लोग टेलीविज़न खरीद रहे हैं, ज़्यादा लोग लाइटिंग लगा रहे हैं अपनी, लिफ्ट्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, बिजनेसेस अब वापस आ गए हैं सारे। पहले सब कोविड में 2-3 साल घर पे बैठे थे, घर से काम कर रहे थे, अब सब वापस ऑफिसेज में आ गए हैं, तो ऑफिसेज में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, घर में भी यूज़ हो रही है। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की भी कंजम्पशन बढ़ रही है। तो मैं यही ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में क्या बदल रहा है, क्या ग्रो कर रहा है, कौन सी कंपनियां कहाँ पैसा डाल रही हैं, कौन से सेक्टर में चेंज आ रहा है। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा डिमांड है, कितनी नई रोडें बन रही हैं, कितने नए फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो अगले साल इलेक्शन भी हैं, सो गवर्नमेंट इस वजह से और ज़्यादा पैसा डाल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। बट हाँ, अगर अगले साल गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, हो सकता है दूसरी गवर्नमेंट सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, या बहुत सारे कैंसिल कर दे, तो एकदम से सेक्टर गिर जाए। पर इस समय बहुत लोग कैपिटल गुड सेक्टर में जा रहे हैं, सो दो स्टॉक्स आर डूइंग वेल। कोविड टाइम में आईटी स्टॉक्स ने अच्छा करा था, क्यों? क्योंकि लोगों को लगा आईटी पे ही चलेगा सब कुछ। सब कुछ अब आईटी स्टॉक्स ने 2 साल कुछ नहीं करा, अब वो भी फिर से करने लगे हैं। सो हमें ये ढूंढना है कि कौन से सेक्टर अब अच्छा करेंगे, कहाँ पैसा हमें लगाना चाहिए, फिर उसमें हमें स्टॉक्स ढूंढने हैं कि कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, किसकी मैनेजमेंट अच्छी है, किसकी विजन अच्छी है, कौन अच्छे से हमें ट्रीट कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है अपनी फ्यूचर के बारे में, ग्रोथ के बारे में। सो या कोई कंपनी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, जैसे डिफेंस की कंपनीज हो गई, राइट। सो हमें नोवल कंपनीज ढूंढनी है, जो और कोई नहीं करता वो काम। जैसे आईआरसीटीसी है, रेलवे की सारी बुकिंग ऑनलाइन वही करती है, प्लस नो नो कंपटीशन। कंपटीशन, मोनोपली है, प्लस खाना वही प्रोवाइड करती है ट्रेन में, प्लस वो अपनी वंदे भारत ट्रेन्स भी चला रही है, प्लस वो एक टूरिज़्म कंपनी भी है, वो आपको टूरिज़्म पैकेजेस भी देती है। अगर आपको से कोई तीर्थ में जाना है, या आपको वेकेशन में जाना है, कोई हिल स्टेशन में जाना है, तो आप आईआरसीटी से ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हो, और साथ के साथ होटल और बाकी ट्रांसपोर्ट। और मैंने खुद यूज़ करा हुआ है, एक बार मैं गया था एक बार हिल स्टेशन, तो आईआरसीटीसी के थ्रू मैंने टिकट भी बुक करा, उसने मेरा कैब भी बुक करी, होटल भी बुक करा। सो एक बार मैंने पैसा दिया था, बहुत थोड़ा सा, शायद 10,000 रुपये भी नहीं दिए थे मैंने। दैट वाज अराउंड 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सब कुछ दे दिया था उसने। वाह। सो एंड ये शायद कई लोगों को पता भी नहीं है आईआरसीटीसी के बारे में। सो आप पढ़ें उसके बारे में, कंपनी के बारे में, क्या करती है वो कंपनी, कैसे पैसा कमाती है, क्या रिस्क है उसमें, समझें, तो आप
अकॉर्डिंगली आप वो शेयर्स ढूंढ के, चाहे गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको समझ कम है तो आप किसी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, जिसको एक्सपीरियंस है, तो आप उसके पास जाएं, उससे समझें, अपनी रिस्क प्लानिंग करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और फिर मार्केट को समय दें। तो अगर आप हमारे कंटेंट से इंस्पायर हो रहे हैं और आपको कुछ सीख मिल रही है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो सर साहब, आप बताइए फिर कि किस एरिया में आप एज ए इन्वेस्टर गाइड काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, और क्या पैरामीटर्स आप सिखाना चाहते हैं उन इन्वेस्टर्स को, तो उसके बारे ओके, में बताएं। सो मैंने दो एरियाज अपने लिए आइडेंटिफाई करे हैं मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि मैं क्या किन लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। सो सबसे बड़ा फोकस तो मेरा है कि आई वांट टू फोकस ऑन individual investors. Say someone like you, someone from your team, your friends, or people you know, people like you and me. We all earn money. We are all in the race to provide for our family, to provide for our needs, and to fulfill our ambitions. So, but in that race, we don't have the right financial advisors who can guide us what to do with the earnings which we have. लाइक हमने डिस्कस करा था कि एक फाइनेंस पर्सन की क्या इम्पोर्टेंस है, कि वो आपकी हर एंगल, हर एरिया को समझ के, स्टडी करके एक बैलेंस कैसे लाना है, उसको बैलेंस को कैसे ला सकता है आपकी ज़िंदगी में। सो मैं एक वो रोल प्ले करना चाहता हूँ फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, so that they can plan out not the next few years of their life, but their entire life till the end of their life, and potentially teach what they learn to their next generation and multiple generations after that, so that finance is an area which becomes simple for them. They may still engage with financial advisors, but they should have a good understanding of finance, right? How to run their household, how to make their investments, how to plan for their long term life, how to plan for certain events in life which they know will happen and which they may not know what will happen. So, for example, what may happen is, if you have a daughter, you have to get her married, and you want to save money for that. So, you need to work now. You will want to get her educated. So, you will want to save for that, right? You may want to buy a house. So, you need to be able to save for that. Then there will be things that can happen. You may lose a family member early who's an earning member of the family. So, how do you plan for that? How do you plan if someone falls sick? How do you plan if the inflation goes through the roof, right? Or if there's a shortage suddenly in your country, or if you want to shift base from country A to country B, say you want to resettle. So, how do you manage your finances? मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को गाइड कर पाऊँ कि कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है, एक दो साल के लिए नहीं, बट अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, जिससे कि उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण एरिया आसान बन जाए, क्योंकि होना आसान चाहिए। उनका परिश्रम सारा फोकस होना चाहिए अपने काम पे, अपने परिवार की देखभाल में, और पैसा एक चीज़ है जो उनका आराम से मैनेज हो जाए, जिसमें कम उनको खोने का डर हो, और उसमें पैसा उनको पैसा और कमा के दे। सर साहब, आपने जितनी भी अभी चीज़ बताई, ये बड़ा कॉमन साउंड कर रही है, मतलब कि
मतलब आप वैल्यू एडिशन क्या करेंगे? ये तो चीज़ें सभी को पता है कि समहाउ कि फैमिली में कोई सिक हो जाता है तो हमें पैसा चाहिए। किड्स जितने हैं वैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए और भी जो चीज़ें हैं, बट एग्जैक्टली आप क्या वैल्यू एड करेंगे ऐसे इन्वेस्टर की लाइफ में? अगर उसको हम ब्रेक डाउन करें सिचुएशन वाइज, सपोज एक फैमिली है, दोनों अर्निंग हैंड है एंड उनके मे बी 2 किड हैं, एक बॉय एंड एक गर्ल, राइट? और दोनों 1 लाख की अर्निंग करते हैं, आइदर बिजनेस आइदर समथिंग। तो अब 2 lakhs को वो कैसे इन्वेस्ट करें और उसका आउटकम क्या रहेगा इन फ्यूचर इन एट दैट स्टेज ऑफ द लाइफ? तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा डिटेल समझ आएगी कि आप किस एंगल से देख बहुत रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने करा। सो होता यही है कि आज सपोज 2 अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के, तो 1-1 लाख आपने बोला दोनों कमाते हैं, एंड आप मान लो चलो उनका खर्चा है 60,000 रुपये साल का महीने का। 2 लाख रुपए इनकम है, 60,000 रुपये एक्सपेंस है, तो काफ़ी सेविंग है, 1,40,000 रुपये की सेविंग है। तो आपको लगेगा मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ आज, मैं तो 1,40,000 रुपये हर महीने बचा सकता हूँ। तो 10 महीने में वो हो गए 14 लाख रुपए, पूरे साल में हो गए वो ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए, राइट? सो आपको लगेगा मैं तो बड़ा कंफर्टेबल हूँ, पर एक मेंबर की नौकरी जा सकती है, एक मेंबर की कंपनी बंद हो सकती है, दोनों की भी नौकरी जा सकती है। नहीं, कोविड में तो हुआ भी होगा बहुत लोगों के साथ, नौकरियां यस। गई होंगी लोगों की, इनकम कम हुई होगी, कई बार कंपनियां अच्छा नहीं करती। अब आप हमने जेट एयरवेज की बात करी थी, कितने सालों से उनके एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं मिली, उनका पीएफ तक नहीं जमा हुआ। तो आपको क्या लगता है वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे? सो जब सब कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। पर क्या लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस? क्या ज़िंदगी में केवल गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी हुई हैं आपके लिए हमेशा? या कभी कभार गड्ढे भी आते हैं, आप गिरते भी हैं। सो जब आप गिरते हैं तब आपके साथ कौन खड़ा है वो ढूंढना है। एक तो आपकी फैमिली होती है, सबसे मजबूत कड़ी तो वही होती है, पर कई बार वो मजबूत कड़ी आपको बनना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, विच हैपन्स फॉर मेनी पीपल। दे आर द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। क्योंकि आपने जो एक एग्जाम्पल दिया वो इंडिया में कॉमन नहीं है। आजकल आपको मेट्रो सिटीज़ में दिखने लगे होगा कि दोनों अर्निंग है, बट अगर आप पूरी देश की पॉपुलेशन देखो तो कितने दोनों मेंबर अर्निंग कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो कई तो दोनों बहुत ही कम कमा रहे हैं। आप केवल एक अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हो, नहीं, पर बहुत सारी डिफरेंट लेवल्स हैं और सबकी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। कोई आज 2 लाख रुपए मंथली इनकम कमा रहा है 2 जने काम करके, बट हो सकता है 10 साल बाद वो अपना बिजनेस करना चाहे, तो उसे पैसे उसके लिए भी तो जुटाने हैं। तो आपको अपना पैसा कैसे मैनेज करना है, कहाँ कहाँ लगाना है, कितना रिस्क कैसे मैनेज करना है, कि कुछ चीज़ों के लिए आप चाहोगे कि रिस्क कम करो, आपको अपना टैक्स भी बचाना है, रिस्क भी कम करना है। आपको कुछ इमीडिएटली पैसा की ज़रूरत पड़े, जैसे कोई बीमार हो गया, आपको किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, वहाँ 10 लाख का बिल आ रहा है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है? आजकल इंश्योरेंस में हुआ अभी, मेरी मदर का एक केस हुआ, उनको भर्ती होना पड़ा, तो एक इंश्योरेंस दिया हमने, उसमें उसने बोल दिया कि ये वेटिंग पीरियड है आपका, तो ये नहीं चलेगा, और ऑपरेशन होना था, अप्रूवल आया नहीं। जबकि मेरा एक इंश्योरेंस था जिसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं था, पर मेरे फादर ने दूसरा दे दिया। सो हम फंस गए, और हॉस्पिटल वाला कहता है कि अगर इंश्योरेंस नहीं है तो हम चार्जेस बढ़ा देंगे।
मैंने बोला ये क्या बात है, मतलब एक तो अगर वहाँ पर इंश्योरेंस नहीं है तो आप और पैसा चार्ज करोगे हमें। बट लकली मेरे पास इंश्योरेंस था बिकॉज आई प्लान। सो वी हैड टू इंश्योरेंसेज एंड द सेकंड वन, उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं था, तो वो दे दिया एंड लकली अप्रूवल भी जल्दी आ गया। मैंने बात करी अपने एडवाइज़र से, उसने फटाफट काम करा दिया एंड ऑपरेशन सक्सेसफुली अच्छे से हो गया। एंड उनने पहले पर ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए, था तो वो कैशलेस, बट आई हैड टू पे इन एडवांस। अब पे इन एडवांस इट वॉज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी, but because of my planning I had that money to give them, and then I got it back after 15 days of the uh, uh, operation. बट अगर आप प्लान नहीं है तो उस समय मैं फंस सकता था ना, कि ऑपरेशन तो कराना है अभी, इंश्योरेंस का अप्रूवल नहीं आया, पैसे नहीं है, तो कैसे कराओगे। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्लान करना पड़ता है। तो मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए जिससे स्टार्ट हो पाए, अगर केस यही लेते हैं और 50,000 सेविंग होती है मान लेते हैं, तो 50 पे हो सकती है। देखिए, मिनिमम मैक्सिमम कुछ होता नहीं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। क्यों? आप जितना आप बचा सकते हो आपको उतना बचाना ही है। अगर आप देखो तो आप बचा ही रहे हो, चाहे आप कुछ नहीं कर रहे, आप बैंक में डाल रहे हो पैसा, क्योंकि आजकल तो सब कंपनी सैलरी बैंक में देती हैं, तो सेविंग में आपको 3-4% तो मिल ही रहा है ना। सेविंग तो आपकी हो रही है, उसमें मिल क्या रहा है आपको, खास नहीं। पर अगर आप पूछो उससे क्या कर सकते हो, करने को बहुत कुछ कर सकते हो, पर क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, वो एक क्वेश्चन है। सपोज़ आपने 50,000 में से 20,000 रुपये इक्विटी में डाल दिए, पर इक्विटी में आपको कुछ सालों के लिए वो छोड़ने पड़ेंगे मार्केट में पैसे, आपको एक्सेस ख़त्म हो गया। अब क्योंकि आपकी सेविंग इतनी कम है, तो आप अगर कल कुछ ज़रूरत पड़ गई, बिकॉज इतने सारे मेंबर हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप वो पैसा कहाँ से लाओगे। तो आपको लिक्विड रखनी पड़ेंगी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी जगह पैसा लगाना पड़ेगा जहाँ जल्दी से निकाला जा सकता है, और वो कम नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में छोटे टाइम में कम हो सकता है। पर सपोज़ आपने एफडी कर ली, तो आप निकाल सकते हो आराम से। अगर आपने पीएफ में डाल पीपीएफ में डाला पैसा, तो आप निकाल नहीं सकते। हाँ, लोन ले सकते हो उसके अगेंस्ट। सो अकॉर्डिंगली प्लानिंग तो तब भी करनी है आपको, पर आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो, कि कैसे मैं नई अर्निंग के लिए चीज़ें ढूंढूं, कि मैं अपने काम के साथ अपनी अर्निंग कैसे बढ़ाऊं। तो वो आपको वो ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग वही काम है, कि कैसे अपनी मैं अर्निंग बढ़ाऊं। अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो शादी से कई साल पहले, तो जब आपकी शादी हो तो आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड अगर कोई आपको कोई ऐसी ऐसी ज़रूरत पड़ गई, कभी जॉब छोड़नी पड़ी या काम छोड़ना पड़ा, तो आपके पास पैसे होने चाहिए जिससे कि आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख पाएँ, क्योंकि आप हैं एक मजबूत कड़ी जिसने पूरे परिवार निर्भर है। एंड अगर आपको कुछ हो गया तो सोचिए आपका परिवार क्या करेगा। तो आपको सबसे पहले तो इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा अच्छे अमाउंट का, ये कैलकुलेट करके कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि वो अपने कुछ साल निकाल पाएँ। पर हाँ, उसके बाद उन्हें फिर भी ढूंढना पड़ेगा कुछ काम। ऐसा इंश्योरेंस आप नहीं ले पाओगे कि वो ज़िंदगी भर उसी इंश्योरेंस का पे जी लें, उन्हें ढूंढना कुछ पड़ेगा। तो उनको भी आपको थोड़ी नॉलेज सिखानी पड़ेगी फाइनेंस के बारे में, कि अगर कोई इवेंट ऐसा हुआ तो मैंने इतने पैसे जमा कर रखे हैं इंश्योरेंस में जो आपको मिल जाएंगे। फिर उससे आप ये व्यवसाय अपना बना लेना, कोई दुकान खोल लेना, या इन्वेस्टमेंट्स कर लेना, या कुछ अपना काम शुरू कर लेना ऑनलाइन, या बच्चों को पढ़ा लेना। तो जब आपके पास कुछ ज्ञान होगा तभी आप किसी को कुछ दे सकते हो। तो ये तो आपने बताया पर्सनल के बारे में, थोड़ा कंपनी के बारे में बताइए। कंपनी कैसे क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे वो मीट कर सकते हैं सो इन्वेस्टमेंट के। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि
अगर आप हमारा देश देखें तो हमारे देश में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड मैं उन एंटरप्रेन्योर्स की नहीं बात कर रहा जो आजकल नई कंपनी डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत जनरेशन्स हैं एंटरप्रेन्योर्स की, बहुत सारे फैमिली ओन बिजनेसेस हैं जो कई सालों से 10 20 30 40 50 60 100 सालों से कंपनियां उनकी चल रही हैं। उनको बिजनेस की समझ है, उनने अपनी जगह बनाई हुई है मार्केट में। पर एक कुछ हद तक कईयों ने तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली है, पर कईयों ने अपनी एक सीमा बांध रखी है कि हमें इतना ही बड़ा बिजनेस हमारा बन सकता है। सो उनको नहीं पता कि वो क्या कहाँ तक अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा ब्रांड बनाया हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया में। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल अगर लोगों का देखें तो अ, सब आइसक्रीम खाते हैं, बच्चे बड़े। काफ़ी सारी आइसक्रीम की कंपनियां हैं आज की तारीख में, और अगर देखें तो बहुत सारी वो कंपनियां बाहर की हैं, या कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अमूल हो गई, तो वो एक मिल्क फेडरेशन थी जिसने अपनी आइसक्रीम लॉन्च कर दी। दिल्ली ने मदर डेयरी बनाई, उसने आइसक्रीम लॉन्च कर दी। कुछ बड़ी कॉरपोरेट्स हैं जैसे वाडीलाल हो गई। पर मैं आता हूँ एक छोटे शहर से, दिल्ली के पास मेरठ। आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग ये सब आइसक्रीम खाते ही नहीं थे, पर हम आइसक्रीम खाते थे। हम खाते थे मेरठ की लोकल आइसक्रीम जिसका नाम है A1, एंड वो केवल वनीला आइसक्रीम बनाता है, नो फ्लेवर। केवल एक होममेड आइसक्रीम, ट्रेडिशनल वनीला फ्लेवर। उस पे वो थोड़ा पाइनएप्पल घिस के डाल देता, और काजू छोटे छोटे पीस करके वो डाल देता। मेरठ में वो बहुत फेमस है A1 आइसक्रीम। एंड वो शायद ब्रांड किसी का मुझे पता भी नहीं है, एक जने का या कई लोगों ने बना लिया है अपना। पर मेरठ में आपको छोटी छोटी रेहड़ियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी A1 आइसक्रीम, एंड वो मेरठ में बहुत पॉपुलर है। एंड पर वो मैंने आज तक कहीं और नहीं देखी। दिल्ली भी आया, दिल्ली में भी नहीं देखी। एंड उसका फ्लेवर एकदम अलग होता है। इट इज़ फ्रेश आइसक्रीम। इट इज़ नॉट लाइक अ क्वालिटी वॉल्स जो वो कार्ट में पड़ी हुई है कई महीनों तक। तो रोज़ फ्रेश बना के लाता है, फ्रेश फ्रूट्स के साथ रोज़ भेज देता है। आप आजकल देखोगे ये जिलाटो मिलती है 200 300 रुपए की, उसमें वो फ्रूट वूट डाल के दे देते हैं ऊपर से। और ये A1 आइसक्रीम आपको 50 रुपये में मिल जाएगी, उसमें भी फ्रेश फ्रूट और सोचो काजू होते हैं। आप कहोगे ये बाहर की कंपनी आई है इनोवेट करके, जो आइसक्रीम के ऊपर डिफरेंट टॉपिंग्स डालती हैं। हम मेरठ में पिछले 40 साल से खाते आए हैं A1 आइसक्रीम विद टॉपिंग्स, वो भी फ्रेश फ्रूट्स की, और लोगों को पता भी नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी एक सीमा बना रखी है मेरठ में। पर अगर वो ही एक कंपनी की तरह साथ आ जाएं और अपना एक ब्रांड बना के पूरे देश में वो आइसक्रीम लॉन्च कर सकते हैं। उन्हें क्या चाहिए? कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए, कोई सही इन्वेस्टर चाहिए जो उनके साथ काम करे, और उनका ब्रांड उस एक शहर से निकाल के पूरे देश में ले जाए। और ऐसे बहुत लोगों ने करा भी है। हाँ, जैसे जैन हाँ, शिकंजी जैन वाला शिकंजी वो। वाला, वो भी आप देखें तो मेरठ के पास मोदी नगर से है। पहले हम लोग मेरठ दिल्ली आते जाते थे तो हम जैन शिकंजी रुकते थे। फिर उसने अपनी सोडा बॉटल शुरू कर दी कि मेरी बहुत यूज़ नहीं, 30 साल से है उसकी सोडा बॉटल अपनी, खुद अपना प्लांट डाला अपनी सोडा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उनका सोडा और नींबू यूज़ होता है। मुझे पता नहीं नींबू के बगान लगाए नहीं लगाए, पर सोडा की बॉटल जरूर चालू कर ली कि वो मैं कर सकता हूँ। तो उनकी अपनी सोडा होती है, वो खरीदते नहीं किसी से सोडा। और पहले वो भी सीमित थे मोदी नगर में, पहले वो सेंट्रल मोदी नगर थे, फिर उन्होंने मोदी नगर के आगे पीछे चालू करा,
फिर वो मेरठ भी आए, अब दिल्ली में भी मिल जाएगी आपको जैन शिकंजी। पर उसमें भी देखो एक गड़बड़ है, दो तो है ही मिनिमम मेरे को पता है जैन शिकंजी वाले। कौन सा ओरिजिनल है नहीं है ओरिजिनल मुझे तो पता नहीं और परवाह भी नहीं। अगर दोनों की क्वालिटी सेम है या टेस्ट फ्लेवर सेम है तो हाउ डज इट मैटर। हमें तो ये ढूंढना है ना हमें कौन सा पसंद है। पर अगर वो साथ आ जाएं, एक बिजनेस बना ले, वो इंडिया क्या पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं जैन शिकंजी। हाँ, तो पैरामीटर्स बताइए इसके कि कैसे कैसे ये फ्यूचर में। पैरामीटर यही है कि आपको अपनी बिजनेस में विजन क्या है, कितना आप ग्रो कर सकते हैं, आपको उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं। मार्केटिंग की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है, विजन की ज़रूरत है, इन्वेस्टर की ज़रूरत है। सो कैसे आप अपने आइडिया को बड़ा कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहे हैं, अगर ऐसे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं जो सिटी में अपना विजन बना के बैठे हुए हैं, आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो आपका प्लेटफॉर्म उनको गाइड करेगा इन सारी चीज़ों के लिए कि वो एक्सपेंड कर पाएँ पैन इंडिया देन ग्लोबल। ग्लोबली ऑल्सो एग्जैक्टली, अगर आपके पास कोई नोवल चीज़ है तो आप उसे ग्लोबली क्यों नहीं ले जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरठ में, आई डोंट नो आपको पता है क्या, आपको पता है मेरठ की एक मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी खासियत है। पता है आपको, सोचिए, पता ही नहीं। आप क्रिकेट देखते हैं, हम्म। क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, बैट और बॉल। वो कौन बनाता है। हाँ, मेरठ, मेरठ से लेके आते थे हम। पर यस। कौन। बीडीएम। हाँ पीडीएम बनाता है पर क्या वो सबसे बड़ा है। आपको पता है सबसे बड़ी दुनिया में बैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन है। एसएस। दो कंपनियां हैं और दोनों सोचिए कहाँ की हैं। दोनों मेरठ की होनी चाहिए फिर, जैसे आप बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली। नाम पता है आपने, एक तो सही बोला, दूसरा एसएस। एसएस तो आपने सही बोला, दूसरा आपको पता है, दूसरा है एसजी। एसजी, सॉरी, यस एसजी। राइट। आपको पता था, मैंने आपको आज बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आती हैं बैट मेकिंग में। अच्छा, दुनिया दुनिया की, की। इंडिया की नहीं, दुनिया की। ओके। पर क्या उनके बैट दुनिया में बिकते हैं आज की तारीख में। दुनिया की कंपनी कैसे बड़ी होगी जब दुनिया बिक नहीं रही है तो। क्योंकि इंडिया में मार्केट इतना बड़ा है। तो और बैट बनाने के लिए आपको वुड चाहिए, जिसकी अवेलेबिलिटी कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि या तो इंग्लिश विलो है या कश्मीर विलो है। सो एंड उनका इंडिया में ही इतना बड़ा मार्केट है कि उन्होंने बाहर ज़्यादा नहीं करा। थोड़ा बहुत तो करते हैं, बट अपने नाम पे सबसे ज़्यादा वो इंडिया में ही बेचते हैं। बाहर अगर बेचते भी हैं तो शायद अपने नाम पे कम बेचते हैं या नहीं बेचते। पर मैं ये बता सकता हूँ कि दोनों कंपनियां इंडिया की एक बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं जो पूरे दुनिया में अपनी एक पहचान बना सकती हैं एंड कैन बी वर्ल्ड रिनाउंड इन वन स्पोर्ट। फिर अ, एक और कंपनी में है मेरठ की, वो ओलंपिक्स में अपना ट्रैक एंड फील्ड इक्विपमेंट भेजती है। ओलंपिक्स में सोचिए, ट्रैकिंग ट्रैक एंड मीन्स। फील्ड इवेंट्स जैसे जैवलिन थ्रोज। राइट। सबको वो तो पता है, हमारा वो नीरज, नीरज चोपड़ा, ही वन इन जैवलिन थ्रोइंग। बट लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जैवलिन कौन बनाते हैं, डिस्कस थ्रोज कौन बनाते हैं, नेट्स बास्केटबॉल के, फुटबॉल के, बैडमिंटन के मेरठ में बनते हैं। सो मेरठ में बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, बहुत कंपनीज हैं एंड इंडिया में तो सप्लाई कर रही हैं, बट कितनी ग्लोबली नोन है पता नहीं। क्योंकि शायद कईयों ने अपनी एक सीमा बांध रखी है, या उनने ज़रूरत नहीं महसूस करी कि वो फंडिंग उठाएं, आगे देखें और अपना बिजनेस बड़ा करें। पर वो कर सकती हैं। सो ऐसे हमारे देश में बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको जिनमें इंडियन कंपनीज की स्पेशलिटी है
जो शायद दुनिया में नहीं है और उतनी बड़ी कंपनी। सो उनको बड़ा करा जा सकता है, जिससे कि हमारे देश की ना ही एक उन्नति हो, पर एक देश का नाम हो, एंड हमारे देश की ब्रांडेड कंपनीज पूरे दुनिया में अपना नाम चलाएं। जैसे गूगल हो गई, कोलगेट हो गई, यूनिलीवर हो गई, कोक पेप्सी हो गई। तो आप देखिए कोक पेप्सी जो बेच रही हैं, क्या वो फ़र्क है जैन शिकंजी से? जैन शिकंजी तो इनफैक्ट फ्रेश नींबू डाल रही है उसमें। वो शुगर डाल रहे वो हैं, केवल शुगर और केमिकल डाल रहे वो हैं, शुगर इतना ज़्यादा डाल रहे हैं कि हेल्थ में एंड हम फिर भी पीते हैं, जबकि हम जैन शिकंजी भी पी सकते हैं। पर अभी जैन शिकंजी शायद बॉटल नहीं मिलती है उतनी, आपको जाना पड़ता है कहीं पीने के लिए। पर अगर वही उसे बॉटल करके ब्रांड बना के पूरे इंडिया में लॉन्च कर दें, तो शायद ये कोक पेप्सी की छुट्टी कर दें। उन्हें सही मार्केटिंग, सही फंडिंग, सही विजन की ज़रूरत है। वो धीरे धीरे करके जितनी उनकी हैसियत है, जितनी कमाई है, उसके हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। पर अगर उन्हें एक बड़ा इन्वेस्टर मिल जाए, तो वो पूरे इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टर दिलवा सकते हैं ऐसी कंपनीज को? बिल्कुल। आसान नहीं होगा, पहले कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा, उनकी विजन पे काम करना पड़ेगा, उनकी स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा, उनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना मार्केट है, कितना पोटेंशियल है उन कंपनियों का। फिर हाँ, फिर उनकी फाइनेंशियली तैयारी करानी पड़ेगी कि इन्वेस्टर से कैसे बात करनी है। फिर इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता मैं इन्वेस्टर्स को जानता हूँ, बोलूँगा आ भाई आजा पैसे लगा ले। जाना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेंगे। शायद आप ही मदद कर दिए दो चार इन्वेस्टर से मिलवाने की, नहीं तो और बहुत कंपनियां हैं जो इन्वेस्टर से मिलवा सकती हैं। पर उन तक कैसे पहुंचना है, उसमें मैं मदद कर सकता हूँ उन कंपनियों की। फिर वो जाके वो फंडिंग लें और ग्रो करें और बड़ी हों। सलीम साहब, आप आपसे जो बात करी, हमने बहुत सारी बात करी। मुझे अब आपका विज़न जानना है कि आपका जो विज़न है वो क्या है। जैसे आपने बात छेड़ी मेरठ की, और आई एम सो एक्साइटेड कि टायर 2 सिटी में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो शायद सिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, या पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको एक्सपेंशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्यों हम एक नया स्टार्टअप डालें, रिस्क लें वहाँ पे, ठीक है, अपनी हार्ड कोर मनी लगाएं जिसको बूट स्ट्रैप मनी बोलते हैं। क्यों ना हम उनके ही बिजनेस को एक्सपेंड करें, राइट, उनको डायरेक्शन दें। ठीक है, आपने केपीएमजी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ देखी होंगी, बहुत ही क्लोज मॉनिटर करा होगा, यही आपका एक एक्सपीरियंस है। तो आप मुझे इन सारी चीज़ को क्लब करते हुए बताइए, आपका विजन क्या है ऐसी टायर 2 सिटी के लिए, और आपका पर्सनल फील क्या है कि कैसे, किस कंपनी को आप ग्रो कराना चाहेंगे, स्टार्टअप को, मिडिल एज कंपनी को, या किस टाइप की कंपनी को, और उसको वो कंपनी किस लेवल की होनी चाहिए, थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझाएं। मेरा एक्सपीरियंस अब लगभग 20 साल का हो गया है फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो इस 20 साल में 19 साल मैंने फोकस करा है ऑन कंपनीज जो लिस्ट हो चुकी हैं, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएससी के ऊपर, या लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे, या से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, या सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, सो दे आर ऑलरेडी बिग कंपनीज, राइट? सो दे आर ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड। सो मेरी खुद की एक जो विजन थी वो लिमिटेड थी टुवर्ड्स लुकिंग आफ्टर सच कंपनीज जो ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं और पैसा कमा रही हैं एंड एक्सपैंड भी कर चुकी हैं शायद ग्लोबली। मैंने एक साल पहले जब केपीएमजी ज्वाइन करा, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ वहाँ पे। मेरे लिए एकदम नया एरिया था। पर उधर मैंने पहली बार प्राइवेट कंपनियों के साथ काम करना शुरू करा, उन्हें समझना शुरू करा। मैंने देखा कि कैसी
अच्छी स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंपनीज हैं, पर वो शायद बड़ी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि या तो उनके पास फंड नहीं है, या उनके पास विजन नहीं है, या उनके पास कोई गाइड नहीं है कि वो कैसे एक्सपैंड करें अपने ब्रांड को। कई कंपनियों ने मैंने ये भी देखा कि वो सब कर लिया, कई कंपनियों में मैंने देखा कि वो उनने अपना पूरा ही कंपनी बेच दी कि ले लो अब तुम मैनेज करो, मुझे मिल गए 1000 करोड़ 5000 करोड़, मैं खुश हूँ। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ये 5000 को 50,000 करोड़ बना सकती हूँ। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं इंडियन कंपनीज जो आज की तारीख में छोटी हैं, मे बी 100 करोड़ से 500 करोड़ तक, पर उनमें काबिलियत है कि वो 1000 से 5000 से 10,000 करोड़ तक भी बन सकती हैं या उससे भी बड़ी बन सकती हैं, पर क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाएं बांध रखी हैं वो बढ़ नहीं पा रही हैं। मैं ऐसी कंपनियों के साथ काम करना चाहता हूँ क्योंकि वो एक मेरा कंट्रीब्यूशन होगा मेरे देश की तरफ कि कैसे हमारी नेशन की डेवलपमेंट हो सकती है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी सीमाओं को लांघ सकते हैं। एंड अगर हम एक शहर तक सीमित हैं तो कैसे हम एक पूरे स्टेट में आ सकते हैं, कैसे हम पैन इंडिया जा सकते हैं, कैसे हम अगर पैन इंडिया हैं तो ग्लोबल जा सकते हैं। तो जो कंपनियां बहुत सालों से मेहनत परिश्रम करती आई हैं अपना ब्रांड बनाने में, अपना बिजनेस बनाने में, और अब वो उसको आगे ले जाना चाहती हैं, पर उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें रास्ता दिखा पाए, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको वो रास्ता दिखाने में या देखने में मदद कर पाऊँ, जिससे कि वो अपनी सीमाएं लांघ कर एक अपनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर पाएँ, जिससे कि नेशन में और एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और फंड्स आएँ, और प्रॉफिटेबिलिटी आए, तो और पैसा बने, सरकार को भी और पैसा मिले, तो हमारे देश की और उन्नति हो। क्योंकि इस समय ज़रूरत ये है कि हमें एक देश की तरह अपना रास्ता बुनना है। हमने बहुत परिश्रम करा है ये इतने साल आज़ादी के, अब हमें और परिश्रम करना है कि अब अगले 30 40 50 साल अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है। कई लोगों ने तो कर लिया है, कई तो बहुत बड़े बिजनेस जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस बन गए हैं जो बहुत ही बड़े हैं। फिर उसके बाद छोटी भी हैं उनसे थोड़ी कंपनियां जो एक एरिया में, जैसे एशियन पेंट्स, पेंट्स में नंबर 1 कंपनी है इंडिया में, राइट। सो उन्होंने अपनी सीमाएं ऑलरेडी लांघ ली हैं। एपीएल अपोलो है जो ट्यूब्स में उनने अपना ब्रांड बना लिया है। अभी कैंपस फुटवेयर का आईपीओ आया था, उन्होंने एक ब्रांड बना के पूरे देश में फैला दिया है, वरना सब एडिडास, प्यूमा, रीबॉक, स्केचर्स ऐसी कंपनियों के पीछे भागते हैं। नहीं, तो इंडिया के कोई क्लोथिंग ब्रांड्स बहुत बड़े नहीं हैं, पर फैब इंडिया ने हमें दिखाया कि नहीं, इंडिया के क्लोथिंग ब्रांड हो सकते हैं। सो हमें इंडिया की जो ब्रांड स्टोरी है उस पे मैं काम करना चाहता हूँ। अब बात करी आपने मेरठ की। मेरठ में SGSS जो बैट है, या तो उनके विज़न बड़े नहीं है। सपोज़ आप उनको गाइड भी करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, कि आपका कंपनी 200-300 करोड़ की है और 1000 करोड़ का आपका विजन रखो और उसको एक्सपेंड करो ग्लोबली और पैन इंडिया लेवल। क्या ऐसे लोग एक्सेप्ट करते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने केपीएम में ऐसे क्लाइंट देखे होंगे? और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो उनके विजन नहीं है तो विजन नहीं है, इसलिए वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एज ए मेंटर काम करना पड़ेगा फर्स्ट।
आपको समझाना पड़ेगा। समझाने के बाद आप अपनी सर्विस को पिच कर पाओगे, उनको समझा पाओगे। दीज आर द सर्विसेज। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज आप फील कर रहे हैं, या केपीएमजी में आपने ये चैलेंज ऐसे देखे होंगे कि ऐसे जो ब्रांड्स हैं जो इस सिटी लेवल पे फंसे हुए हैं, उनके विजन ही नहीं है। विजन को पहले डेवलप करना पड़ेगा एज ए कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेशन स्किल स्किल के साथ एज ए मेंटर, देन फोकस ऑन द सर्विसेज। कि आप उनको समझाएं कि यार अब आपके पास इन्वेस्टर्स एज ए पार्टनर आएंगे, आपको इतना परसेंट अपनी कंपनी का डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। कभी वो उस पर ही मना कर देंगे, हम अपनी कंपनी को सेल आउट करें, हमें ज़रूरत नहीं है। सी मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने जो एक कंपनी देखी, जो अभी नाम भी लिया, कैंपस फुटवेयर। सो है तो होम ग्रोन ब्रांड। 2017 में शायद उसने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली। तब कंपनी की लॉस में चल रही थी। लॉस में तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, उसकी तब नेगेटिव नेटवर्थ थी। नेगेटिव नेटवर्थ का मतलब है कि जो भी प्रोमोटर्स ने पैसा लगाया था वो डूब चुका था। कंपनी पूरी डेट पे चल रही थी तब, और ये भी नहीं पता था वो डेट कैसे पे होगी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। पर बिजनेस अच्छा था, ब्रांड अच्छा बना रहे थे, विजन थी उनके पास। तो उन्होंने तब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को रोपन करा। उन इन्वेस्टर्स ने $52 मिलियन लगाए। फिर कंपनी का 2021 में शायद आईपीओ आया है। आपको पता है उन इन्वेस्टर्स ने कितने पैसे निकाले उसका, मतलब बनाए उस आईपीओ में? उन इन्वेस्टर्स ने $192 मिलियन निकाले शायद 2021 में। So within 3-4 years, they have gone out with 300% returns. And today the company is worth 8-9,000 crores. A company जो ऑलमोस्ट डूबने की कगार पर खड़ी थी, उसने फॉरेन इन्वेस्टर लिया, प्राइवेट इक्विटी, एंड अब लोग उसका शेयर खरीदने के लिए पागल हो रहे मार्केट में। सो इट इज अबाउट आपकी कंपनी के साथ क्या हो सकता है अगर आपकी सही विजन हो। अब मैं ये काम नहीं कर सकता कि मैं विजन दूं, चाह तो आप में ही होनी चाहिए, राइट? सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूं कि जिनमें विजन है पर अभी वो डेवलप्ड नहीं है। तो मैं उनके साथ काम करूं कि उसको एक रॉक सॉलिड विजन बना के उस पर काम करा जाए कि उनकी कंपनी इन्वेस्टर रेडी हो, जिससे कि उनका नेक्स्ट 5-10 ईयर प्लान बने, और फिर वो राइट इन्वेस्टर्स को रोपन करें जो उस कंपनी की मदद कर सकती हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हो या वो प्राइवेट इक्विटी या वीसी इन्वेस्टर हो या एंजल इन्वेस्टर्स हो जो इनिशियली बस पैसा ला के दे। सो फिर वो कंपनी का नेक्स्ट ग्रोथ पाथ, उसमें भी मैं उनका साथ दे सकता हूँ टिल वो लिस्ट होना चाहे मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। एम तो मेरा यही रहेगा कि वो फाइनली स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो कंपनीज, एंड उसके बाद भी चाहेंगी तो भी मैं मदद करता रह सकता हूँ, वो उनकी इच्छा। पर हो सकता है तब तक वो इतना ऑलरेडी सीख गई होंगी कि उन्हें मेरी ज़रूरत ही ना पड़े। मुझे तो उसी में खुशी मिलेगी कि मैंने अगर एक कंपनी के साथ 3 साल ऐसा गाइड काम कर लिया एंड उसके बाद उन्हें की ज़रूरत ही नहीं है मेरी, क्योंकि फिर मैं और कंपनियों की मदद कर सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अपने करियर में कम से कम 108 कंपनियों की मदद करूँ। सो उससे ज़्यादा कर पाया तो और भी अच्छा, पर अभी तो ये गोल है कि 108 कंपनियों की मदद कर पाऊँ, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। पर मुझे दिखता है हमारे देश में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एंड उस अंदर की झांक में मैं अपना छोटा एक तिनके भर का कोशिश करना चाहता हूँ। तो ये केपीएमजी में आपका सेम ही एक्सपीरियंस है था? मतलब आप काम क्या करते थे केपीएमजी में?
थोड़ा सा बताएंगे KPMG काम क्या करती है? बिग फोर से वैसे काफ़ी सारे काम करती होंगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आपका क्या रोल था? मैं उसके एक पार्ट में था, डील एडवाइजरी। उस एरिया में वो यही काम करती है जो मैंने आपको बताया। सो वो कंपनियों को फंड्स दिलवाती है या जुड़वाती है इन्वेस्टर से, या उनकी कंप्लीट सेल करा देती है एंड टू एंड। बट वो हर कंपनी की मदद नहीं कर सकती, वो बहुत बड़ी है कंपनी। सो वो शायद बड़ी और बड़ी कंपनियों के पीछे जाएगी, एंड उनका फोकस रहता है कि वो आपके लिए इन्वेस्टर लाएं, एंड वो मदद भी करती हैं जितनी आपकी कर सकती हैं आपकी विजन प्लानिंग वगैरह में। पर अ, आपकी विजन ऐसी हो कि आप कि एक केपीएमजी या डिलॉयट या पीडब्ल्यूसी या कोई और इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे आईसीआईसीआई या कोटक आपको अप्रोच करे, पहले आपको उसके लिए एक विजन चाहिए। उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन छोटा सा करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये KPMG है, ये शॉर्टलिस्ट करती हैं पहले या फिर सीधा पे आउट बेसिस पे काम करती है? सपोज मैं एक कंपनी हूँ 100 CR की और मुझे फर्दर रेज करना है फंड, या जो भी एक्सवाइजेड सर्विस चाहिए, तो मुझे पे आउट करना पड़ेगा या पार्टनरशिप में काम करेंगे वो हमारे साथ KPMG? जनरली इस फील्ड में कैसे काम होता है, आप एक कंपनी है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया मेरठ की, सपोज एक स्पोर्ट्स कंपनी है, सो दे कैन अप्रोच के पीएमजी और डिलॉयट और पीडब्ल्यूसी कि हमें हमारी ये विजन है, ये प्लान है, और हमें फंड्स रेज करने हैं इन्वेस्टर से। दूसरा हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर आए उनके पास से, कोई ग्लोबल स्पोर्ट्स कंपनी है, से डीकैथलॉन है, वो बोले कि हमें कोई पार्टनर चाहिए कि हमें अपना बैडमिंटन का वो एरिया बड़ा करना है, तो मैं कोई बैडमिंटन कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है उससे टाई अप चाहिए। सो केपीएमजी के पास आएंगी या डिलॉयट के पास जाएंगी, बोलेंगी हमें कोई पार्टनर चाहिए, वी वांट टू बाय आउट अ कंपनी, आइदर अ स्मॉल स्टेक 20% और वी वांट टू बाय आउट द कंपनी। सो तब ये कंसल्टिंग कंपनीज शॉर्टलिस्ट करेंगी, ढूंढेंगी कंपनीज, राइट। सो दोनों वे में काम होता है, आप भी जा सकते हैं और वो भी आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज उनके पास कोई इन्वेस्टर बैठा हुआ है। 90% लोग ना कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो नए के चक्कर में वो पीछे देख ही नहीं पा रहे कि पीछे भी नया हो रहा है। आपने मेरठ की बात छेड़ी, आपने मेरठ से ही, टायर 2 सिटी से ही इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करा, जिसमें इतना पोटेंशियल हो सकता है कि वो वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं, और वर्ल्ड फेमस हैं एक्चुअली। तो उनको खाली ये डायरेक्शन चाहिए कि उनको पैन इंडिया कैसे लॉन्च करना है और ग्लोबली कैसे लॉन्च करना है। और शायद, मे बी शायद उनके पास ये विजन हो, बट उनके पास ये ताकत ना हो कि हम करें कैसे, वो राइट नॉलेज ना हो। तो ऐसी नॉलेज के लिए उनको डेफिनेटली आप जैसे लोगों से मिलना चाहिए, हम जैसे लोगों से भी मिलना चाहिए, राइट। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और मैं ऑडियंस से ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप एक फ्रेश और नए प्रोडक्ट के साथ ही मार्केट में उतरें। आप उन ऐसे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, उनके पार्टनर बन सकते हैं, राइट। तो मैं इसी के साथ मैं विदा लूँगा सली जी के साथ, कि आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छी बातें सिखाई आपने, और होपफुली हम दोबारा कनेक्ट होंगे एक नई इन्वेस्टमेंट डील के साथ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत आनंद आया आपसे बात करते हुए, अपनी बात रखते हुए। आ, मैं दिल से चाहूँगा कि लोग सुन पाएँ एंड उससे कुछ सीख पाएँ। अगर कोई मेरे से जुड़ना चाहे, मेरे से बात करना चाहे, तो वो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। सो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड मैं कोशिश करूँगा जो भी मैं आपको गाइडेंस दे पाऊँ। सो आई एम अवेलेबल। सो थैंक यू सो थैंक यू मच। कपिल जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो दोस्तों, जो आज हमने चर्चा करी सलील जी के साथ, वो बहुत ही वैल्यूएबल थी। इस चर्चा को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं
और अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए बिजनेस प्रोफेशनल के साथ। थैंक यू।